कमेंट ठीक हो गया। चलिए शांत हो जाइए दोस्तों, शांत हो जाइए। और आवाज ठीक है, बैठ जाइए। और सोचे थे कि दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे, लेकिन प्रश्न बहुत ज्यादा है। और हम तो सोचे थे कि प्रश्न ही नहीं करवाएंगे, लेकिन प्रश्नों को लेकर विद्यार्थी के पास उपापों वाली स्थिति थी, तो सोचे करवा ही देते हैं। तो आइए आज प्रश्नों पर ही चर्चा कर लेते क्या, कि दूसरा शुरू कर दे। तो आइए एक एक करके प्रश्न को देख लेते हैं। कुछ और बैच के लड़कों की शिकायत थी कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्लास से ही अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न तो बिल्कुल आसान लग रहा होगा। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो, अपना कुछ आयतन हो, जो अवरोध, और इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? डी। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं, इसमें ये तथ्य भी छुपा हुआ है कि पदार्थ सब वस्तु को नहीं कहते हैं। यानी कि प्रत्येक पदार्थ वस्तु है, लेकिन प्रत्येक वस्तु पदार्थ नहीं है, ये अंतर है। तो पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। इस लाइन में यह बात भी छुपा हुआ है कि सभी वस्तुएं पदार्थ नहीं है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ नहीं है? तो पत्थर, दूध, जल, बल पदार्थ नहीं है। बल इसलिए पदार्थ नहीं है क्योंकि बल में द्रव्यमान नहीं है, और पदार्थ की एक बड़ी विशेषता कि उनमें द्रव्यमान होनी चाहिए। तो बल एक भौतिक राशि है जिसे न्यूटन में मापा जा सकता है, लेकिन इस बल में द्रव्यमान नहीं है जिसे हम केजी में माप सके। तो द्रव्यमान जिसमें होगा ना, वही पदार्थ कहलाने के योग्य है। तो बल में द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, इसलिए बल पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ है? तो ऊष्मा में द्रव्यमान होता है, ताप में द्रव्यमान होता है, लेकिन भोजन में द्रव्यमान होता है। होता है जी। क्या रुपए किलो मटन बिकता है? बना हुआ बात कर रहे हैं। तो भोजन में निश्चित द्रव्यमान होता है, और हम तौल कर लेते भी है, खाते भी है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि भोजन पदार्थ क्यों है। भोजन पदार्थ है। सुंदरता भी कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है। सुंदरता को हम माप भी नहीं सकते, और सुंदरता तो पदार्थ छोड़िए, भौतिक राशि भी नहीं है। आइए 4 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना होता है, सही है, ये गुण पाया। पदार्थ के सूक्ष्मतम कण अनवरत गतिशील रहते हैं, बिल्कुल सही है। ठोस का सबसे कम, गैस का सबसे। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है, होता है, यही कथन क्या है? गलत है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है। सभी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण होता है, और पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण होता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स कहलाता है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ठोसों में सबसे कम, गैसों में सबसे।
पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में कौन एक शामिल नहीं है? पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस है, लेकिन धातु तत्व के प्रकार है। धातु किसके प्रकार है? सभी के सभी धातु तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं। पदार्थ के मुख्य 3 अवस्थाएं, जबकि अधिकतम 5 अवस्थाएं। अधिकतम अवस्थाओं की संख्या यहां पर अधिकतम दे दिया ना, जब अधिकतम देगा तबे देना है 5, नहीं तो इस प्रश्न में पदार्थ की अवस्थाओं की संख्या कितनी है तो आंसर क्या देते? 3 ही देते, ठीक है। लेकिन यहां अधिकतम संख्या की बात की जा रही है, तो अधिकतम 5 हो चुका है, और चौथा और पांचवा का नाम आपको याद भी होगा। चौथा का नाम, वेरी गुड वेरी गुड। पहला चैप्टर में बड़ी तंदुरुस्ती रहती है सबको, ठीक है। यही दूसरा के बाद, तीसरा के बाद चौथा होगा नो, तब कहेगा ये क्या हो रहा है। तो यही ताजगी। वैसे ये चैप्टर केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर कह सकते हैं। तो केमिस्ट्री जो है उसमें बायोलॉजी की तरह रोचकता पैदा नहीं हो पाती है। तो कभी कभी जो है ना गलत मार्केट में प्रचार हो जाता है कि बिट्टू झा को तो बायोलॉजी पढ़ाने आता है, केमिस्ट्री खींच देता है, ठीक है। हल्ला मत करिए। तो इसलिए इस बार केमिस्ट्री को इतना डिटेल में ले जाएंगे ना कि आप लोगों गलफत में रह जाइएगा कि आईआईटी क्यों नहीं किए। 8 नंबर पर आइए, 8 नंबर पर ठीक है। इस तरह ये बिल्कुल व्यवहार अच्छा नहीं है, ठीक है। व्यवहारों की भी बहुत अहमियत है, ऐसा नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, नहीं है तो एक 2 साल में हो ही जाइएगा, पार्ट 2 में अगर कोई हो तो सब ग्रेजुएट हैं। जो ग्रेजुएट नहीं है वो बच्चे हैं, उनके लिए अभी कंपटीशन में थोड़ा लेट है, तो वो बात नहीं, वो हल्ला करता है समझ में आता। आप लोग हल्ला मत करिए। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ नहीं है? उष्मा, क्योंकि उष्मा में द्रव्यमान। पदार्थ होने के कई विशेषताएं हैं, लेकिन सबसे बड़ा गुण है कि उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए, उसमें द्रव्यमान होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं, बिल्कुल सही कथन है। द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं परंतु आकार परिवर्तनशील होता है, बिल्कुल सही है। द्रव उसी आकार को ग्रहण कर लेता है जिस बर्तन में उसे रखा जाता है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं। परिवर्तनशील मतलब बदलते रहते, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन सही है, तीनों का तीनों कथन। पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? तरलता का अभिलक्षण मतलब फ्लो करने की, और फ्लो करने की प्रवृत्ति द्रव और गैस में पाई जाती है, द्रव और गैस में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुण धर्म है, प्रॉपर्टीज है? नहीं है। द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, यही द्रव के गुण नहीं है, यही द्रव के गुण धर्म नहीं है। द्रवों को दबाकर संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। द्रव का घनत्व तो ठोस पदार्थ के तुलना में कम होते हैं, बिल्कुल। द्रव आसानी से बहते हैं, बिल्कुल सही है। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिनमें उन्हें रखा जाता है, सही है। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जाता है तो निश्चित तौर पर वो क्या है? ठोस है, ठीक है, वो द्रव है। द्रव रहता तो बहता। गैस है, गैस रहता तो हम देख ही न पाते, लेकिन वो द्रव नहीं है, वो गैस नहीं है। और जो द्रव नहीं है, वो गैस नहीं है, वो क्या होगा? ठोस होगा।
स्पंज में बहुत को सस्पिशन हो सकता है कि स्पंज ठोस है कि न है, लेकिन स्पंज में यह सस्पिशन तो नहीं होगा कि क्या स्पंज द्रव है? नहीं है, द्रव में बहने का गुण होता है। क्या स्पंज बहते हैं? द्रव गैस है, जो द्रव नहीं है, गैस नहीं, वो ठोस ही है, ठीक है ना। वो दब इसलिए जाते हैं कि स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें हवा भर जाते हैं। हवा इसलिए भर जाते हैं कि हम चारों ओर से हवा से घिरे, और दबते ही हवा निकल जाता है, वो दब जाता है। क्लियर है ना। तो आप इस आधार पर स्पंज को मत रखिएगा कि इसकी तो आकृति बदल जा रही है, ये कैसे ठोस हो सकता है। हम तो जाने हैं कि ठोस की आकृति नहीं बदलती है। तो स्पंज की आकृति नहीं बदल रही है, स्पंज से गैस निकाल रहे हैं, इसलिए वो क्या हो गया है? दब गया है। बात को समझे कि नहीं समझे? 13, सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? ठोस के कणों के बीच। और सबसे कम गैस, और गैस से भी कम प्लाज्मा में होगा, ठीक है ना। तो प्लाज्मा अवस्था में कंफ्यूजन नहीं लेना है, प्लाज्मा में तो गैस से भी कम होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस के कणों के बीच अंतर अणुक बल सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है। इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा होता है। गैस के कणों के मध्य अंतर अणुक स्थान सबसे अधिक होता है, सही है। गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे ज्यादा और ठोस में अंतराण्विक बल सबसे ज्यादा, और दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट, गैसों में न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। क्यों? क्योंकि गैस के कणों के बीच अंतराण्विक बल बहुत ही नगण्य होते हैं। गैस के कणों के मध्य, पहला कथन गैस पदार्थ की अवस्था नहीं है, बिल्कुल है, ये तो होगा नहीं। गैस के कणों के मध्य आकर्षण बल प्रबल होता है, ये नहीं होगा। गैस के कणों के निश्चित स्थान नहीं होते तथा ये कण किसी भी तरह गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये सही है। यानी सीधा आंसर इसका होता है कि गैस के कणों के बीच अंतराण्विक बल नगण्य होते हैं। उसी को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया इसमें, ठीक है ना। गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। और गैस के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है क्योंकि उनके कणों के बीच कोई बल नहीं लगते और वह गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं अंतराण्विक बल के अभाव में। तो बात यही है, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं? 80 नंबर में कह रहा है गैसों में ठोस तथा द्रवों के तुलना में कण एक दूसरे से अत्यधिक दूर रहते हैं। बिल्कुल, ये भी गैसों के संदर्भ में सही है, लेकिन 15 का सबसे परफेक्ट आंसर सी होगा। आगे बढ़े। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है, बिल्कुल। अगर पदार्थ के कण गतिशील नहीं रहते तो हमें विसरण का गुण देखने को। गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते, बिल्कुल सही है। द्रव में विसरण गैसों के विसरण की अपेक्षा मंद होता है, यह भी सही है। गैसों में विसरण तेजी से होता है, द्रव में थोड़ा कम होता है। ठोसों में विसरण बहुत अधिक मंद गति से होता है। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? ये नंबर तो सही है। ठोसों में विसरण बहुत ही मंद गति से होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। ठोसों में विसरण होता ही नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सही है। विसरण का मतलब आपस में घुल मिल जाना, और आपस में कोई चीज घुलेगा मिलेगा, उसके परमाणु में कुछ गति रहेगी तब ना जी। तो ये डी गलत है। गैसों में विसरण बहुत ही मंद गति से होता है, गैसों में विसरण होता ही नहीं है। हालांकि यह भी कथन आंशिक रूप से सही है, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में अगर हमको आंसर देना है तो डी ही देना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? अंतरा अणुक बल। किसी ठोस का सीधे वाष्प
ठोस सीधे वाष्प गैस का प्रकार है। वाष्प किसका प्रकार है? तो सीधे ठोस से वाष्प बना, यानी क्या? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना सुमेलित है, द्रव का गैस क्वथन सुमेलित है, गैस का द्रव जमना नहीं है। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संघनन। द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना। नेक्स्ट, गैस का सीधे ठोस भी क्या कहलाएगा? ठोस का सीधे गैस भी उत्पादन और गैस का सीधे ठोस भी ऊर्ध्वपातन। क्लियर? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाए? हाँ, H2O जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड द्रव के रूप में पाया जाता है, अमोनिया गैस के रूप में पाया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस के रूप में पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों के रूप में पाया जाता है। यह हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये विलयन यानी कि द्रव के रूप में रहते हैं, अमोनिया गैस के रूप में रहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में रहते हैं। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वो पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। ताप क्या रहता है? जैसे कि बर्फ के टुकड़े हैं, इसको गरमाना शुरू करिएगा तो ये पिघल कर क्या बनेगा? और जब तक पूरा बर्फ पिघल कर पानी नहीं बनेगा तब तक उसका ताप नहीं बढ़ेगा। ताप तब बढ़ेगा जब पूरा बर्फ क्या बन जाए? पानी बन जाए। और ऐसा उष्मा जो वस्तु के ताप नहीं बदले, ऐसा उष्मा जो वस्तु के ताप को नहीं बदले बल्कि किसको बदल दे? उस उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। उस उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। उस उष्मा को क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ गए? तो जब भी अवस्था परिवर्तन होता है तो वस्तु का ताप स्थिर रहता है और वस्तु को जो उष्मा देते हैं वो वस्तु को ताप बढ़ाने के बजाय उसके अवस्था को बदलने में खर्च हो जाता है। किसी वस्तु को दिया गया उष्मा जो वस्तु के ताप को नहीं बढ़ाए बल्कि वस्तु के अवस्था को बदले, उस उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। दोस्तों, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। ठीक है ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। द्रव के आयतन को लीटर मत। तो यहां पर कहीं कहीं ये बी ऑप्शन कंफ्यूजन कर दिया गया है। तो बी में कंफ्यूज नहीं कि पदार्थ के कणों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। यहां पूछ रहे पदार्थ के कण की बात नहीं की जा रही, डायरेक्ट पदार्थ की बात की जा रही है। तो कुछ लोग को बी में सस्पिशन होता है, तो बी में सस्पिशन नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। थोड़ा ऑनलाइन पर ध्यान दे देते हैं। अमृता कुमारी, अनीता कुमारी, विशाल कुमार, पंकज कुमार यादव। चलिए, ऑनलाइन वाला सबका जो है ना ये शिकायत रहता है कि हम ऑनलाइन पर ध्यान नहीं देते हैं। अब सवाल है कि ये है कि अब कमेंट पढ़ेंगे ना 2 मिनट के लिए, उसमें 2-4 को कमेंट गड़बड़ सरबर रहता है। तो इसलिए हम कमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं, सीधा स्मूथली क्लास को निकाल देते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना। और आप तो समझते हैं हल्का फल्का दिक्कत तब वो रहिए जाता होगा। अब वो हल्का फल्का दिक्कत तभी दूर होगा जब मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देखिएगा, हाँ पास हो गए। उसके बाद आपका केमिस्ट्री क्या था, उड़ा दिए थे केमिस्ट्री को। और जब तक आपको नौकरी नहीं हुआ, आप कितना भी केमिस्ट्री पढ़ लिया, आप डाउटे में रहिएगा। 14 नंबर में लगता है, 53 नंबर याद नहीं हमको। क्या ये कंफ्यूजन आपको रहेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना? आइए 25 नंबर। डैश
पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान और अत्यंत कम तापमान पर पांचवी अवस्था, अत्यंत कम तापमान पर पांचवी अवस्था, और पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। गर्म करने पर ठोस का सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। निम्नलिखित में गलत कथन कौन सा है? किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। गलत है, ये तो सरासर गलत है, भयंकर गलत है। किसी द्रव को संपीड़ित नहीं किए जा सकते जबकि गैस को बड़ी आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। अब ध्यान दीजिए कि हम संपीड़ित कंप्रेस्ड उसी को कर सकते हैं जिनमें अंतराण्विक स्थान हो। विसरण का गुण इसलिए पाया जाता है कि अणु गतिशील होते हैं, परमाणु गतिशील होते हैं, और संपीड़ितता का गुण इसलिए पाया जाता है किसी वस्तु में कि उनके बीच, अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होते, तो उसको दबाकर हम निकट ला देते। बात को समझे कि नहीं? तो गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस पदार्थ में अंतरा अणु का स्थान अत्यंत कम होते हैं, अत्यंत कम होते हैं। निम्नलिखित में सही कथनों की पहचान करें। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है। ठोस कणों में किसी पर वेग होता है जी। और सही कथन, ये तो गलत है, पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है। बाप रे भयंकर, ये तो भयंकर गलत। सी नंबर, ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, यह भी गलत। गैस का आयतन अनिश्चित होता है। हमको तो है कि भयंकर भयंकर गलती ऑप्शन कैसे सेट हो गया, बाद में देखे तो सही चुनने के लिए कह रहा है। गलत चुनना बड़ी आसान होता है, और सही कौन है पता नहीं चलेगा। अब सही कथन कौन है तो मतलब 3 गलत है। निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है ठोस में। तो देखिए ठोस कौन है? अच्छा, दाल ठोस है, दाल दाल। अब बाकी सब ठोस है? नहीं है। नेक्स्ट, रुई तो ठोस ही होगा, लेकिन दाल उससे ज्यादा सघन है ना, तो रुई के तुलना में दाल के अणुओं के बीच अंतराण्विक बल ज्यादा होगा। समान सी अवधारणा आपको पता चल गया होगा। रुई भी ठोस है। आगे बढ़े। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होते हैं, बिल्कुल। इनके कणों की गति बाधित होती है, बिल्कुल। इनके कण अच्छी प्रकार व्यवस्थित होगा, व्यवस्थित। ये सभी दे दीजिए, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, कंफ्यूजन नो। आगे बढ़ते। छद्म ठोस है। छद्म ठोस मतलब अक्रिस्टलीय। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो तो रियल ठोस होते हैं क्योंकि इसके कणों की एक निश्चित आकृति होगी। रबर तो छद्म ठोस है ही है। कोलतार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक, ठोस कोक, ठोस बेरियम क्लोराइड तो नहीं होगा, 4 होगा। 2 और 4, 2 और 4 छद्म ठोस है, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय बताए थे ना। हाँ, कोई भी कंपाउंड जो है, कोई भी कंपाउंड रियल ठोस होते हैं, कोई भी कंपाउंड रियल ठोस होते हैं। रबर की बात करिए, रबर कोई कंपाउंड नहीं है, मिश्रण है, ठीक है ना।
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है? बिल्कुल नहीं। अभी रुई और दाल हम देखे चुके हैं? जितना बड़ा रुई उतना बड़ा दाल ले लीजिए, दाल में ज्यादा परमाणु होगा, रुई में कम, तो ये तो गलत है। सभी ठोस पदार्थ का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है, ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। दोनों क्या है? और असत्य को चुनने के लिए कह रहा है। उपर्युक्त सभी कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन गलत है। कोई दिक्कत इस सवाल को समझे कि नहीं? ये एनडीए में पूछा हुआ सवाल है, समझ में आया ना आपको? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? कांच, डायरेक्ट कांच दे दिया है। कांच, कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस के पूरे केमिस्ट्री में दो ही एग्जाम्पल चर्चित हैं, एक रबर और दूसरा कांच। यानी अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय ही होते हैं, अधिकांश ठोस क्रिस्टलीय ही होते हैं, ठीक है ना? कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर, कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करता है। इस घटना को पीजो विद्युत कहते हैं, ठीक है? इस घटना को क्या कहते हैं? पीजो विद्युत कहते हैं। अब यह घटना है तो इसको याद रखिए, घटना के बारे में उतना विस्तार से जानने की जरूरत, घटना है तो यह घटना है, याद रहेगा ना? अब इसको पूरा बिल्कुल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको उतना में नहीं जाना। आपको सीधा याद रखना है कि क्रिस्टलीय ठोस को दबाएंगे ना जबरदस्ती तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, और इस घटना को पीजो विद्युत कहते हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि जहां से विद्युत धारा बहती है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, और इस घटना को विद्युत का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, जिसका खोज ऑरस्टेड ने किया था। ठीक वही बात यहां याद रखिएगा कि कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, और इस घटना को पीजो विद्युत कहते हैं। निम्नलिखित कथन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वथन तथा वाष्पन दोनों सतही परिघटना है? बिल्कुल नहीं। सतही परिघटना कौन है? क्वथन मतलब बॉयल, बॉयल होता है तो पूरा पानी ने एक साथ बॉयल होता है कि ऊपर ऊपर से बॉयल होता है? ऊपर ऊपर से वाष्पीकृत होता है। पानी जो आपके बर्तन में जो वाष्प बनता है वो ऊपरी परत सिर्फ वाष्प बनता है, लेकिन जब आप बॉयल करिएगा पूरा पानी बॉयल होता है। तो वाष्पन सतही परिघटना है, जबकि क्वथन सतही परिघटना पूरे नमूने में एक साथ क्वथन होता है। क्लियर है ना? गलत है, ये गलत है। क्वथन एक सतही परिघटना है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। क्वथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल, यानी स्थूल का मतलब पूरे आयतन, तो क्वथन स्थूल परिघटना है, क्वथन पूरे आयतन में एक साथ होता है, लेकिन वाष्पन स्थूल परिघटना नहीं है, बल्कि वाष्पन क्या है? सतही परिघटना है। क्वथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना, ये सही है। क्वथन पूरे आयतन के नमूने में होते हैं, लेकिन वाष्पन जल के ऊपरी सतह से होते हैं। वाष्पन सतही परिघटना है, क्वथन सतही परिघटना नहीं है। क्लियर हो गया दोस्तों? गैसों के संबंध में, गैसों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि गैसों की आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, बिल्कुल सही है। गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरी है, बिल्कुल सही है। गैस पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं में समान दबाव डालती है, यह भी सही है। गैस पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं में एक समान दबाव डालती, ये भी क्या है? अब डी सही नहीं हो गई ना। गैस का भार उस पात्र को तोलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसके अंदर गैस भरी है, बिल्कुल। सिलेंडर तो आप भरबेबे नहीं करते जी, सिलेंडर को तोलकर गैस को तोल दिया जाता है कि ना? तो पात्र को तोलकर हम गैसों के द्रव्यमान को माप सकते हैं, कैसे?
पहले सिलेंडर को तौल लेंगे, हुआ 4 किलो 300 ग्राम, और उसके बाद गैस भरेंगे तो कितना होगा 5 किलो 300 ग्राम, तो कितना गैस का वजन हुआ? तो गैस का वजन नापाया कि नहीं? तो हम पात्र तौल कर गैसों का वजन नाप सकते हैं कि नाप सकते हैं? और नापाते हैं कि नापाते हैं? खाना तो सब अपने से बनाते होंगे, लड़का लोग तो अपने से बनाता है क्या? उसका तो पेट हॉस्टल में भरेगा नहीं। ओए हल्ला मत करिए, हल्ला काहे करने लगते हैं? आइए ठीक है, अब किलकारी मारिएगा, ठीक बात नहीं ना, तब हो सके कुछ बोलबो नहीं करेंगे। तब निम्नलिखित में, बुझिए तो बहुत बढ़िया बात बोलने वाले थे, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में, आप भूल गए, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातीज पदार्थ? हल्ला मत करिए, आइए ये 5 क्वेश्चन के बाद बोलेंगे। निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातीज पदार्थ? फिटकिरी, फिटकिरी, फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटास एलम, पोटास एलम, पोटास एलम। कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। बोल लेते कि हॉस्टल का फीस बहुत बढ़ा हुआ है। आइए 39 नंबर पर, पदार्थ की 5वीं अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? सभी को दिया गया, सही बात है। एरिक ए कार्नेल, वोल्फगैंग कैटेरेले और कार्ल ई वीमेन को सम्मिलित रूप से एक साथ 5वीं अवस्था को प्राप्त करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तीनों ही वैज्ञानिक अमेरिका के, यूएसए के हैं। बृहद अणु, सुपर एटम, सुपर एटम 5वीं अवस्था से, सुपर एटम 5वीं अवस्था से जुड़ा हुआ है। पदार्थ के 5वीं अवस्था से जुड़ा हुआ है सुपर एटम। क्लियर हो गया? चलिए, अभिषेक कुमार, मोनू, विनय कुमार, ऑलराउंडर, ऑलराउंडर। ऑनलाइन नाम सुनिएगा, एक से एक नाम चलता है। सूर्य और तारों की अवस्था क्या है? जो बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत गर्म, वह अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? प्लाज्मा अवस्था सौर मंडल में हो कि पृथ्वी पर हो कि मंगल ग्रह पर हो, कहीं पर प्लाज्मा अवस्था होगा तो उसके लिए उच्च ताप चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? हाँ, सिर्फ सौर मंडल में नहीं, कहीं पर भी। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति ट्यूब तथा नियोन संकेतक बल्ब में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? और प्लाज्मा ही एकमात्र वो अवस्था है जो प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना? क्योंकि ठोस अवस्था प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, द्रव अवस्था प्रकाश उत्पन्न, गैसीय अवस्था भी प्रकाश उत्पन्न, लेकिन प्लाज्मा अवस्था में प्रकाश चमकते हैं, ठीक है? प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ, और उसी चमक से क्या पैदा होता है? प्रकाश। उसी चमक से क्या पैदा होता है? प्रकाश। तो ठोस द्रव अवस्था में प्रकाश उत्पन्न ही नहीं हो सकते। अब आप ये मत बोलिएगा कि टंगस्टन तो ठोस है, उससे तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बल्ब में टंगस्टन रहता है, तो टंगस्टन जो प्रकाश उत्पन्न करता है वहां विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित होता है। लेकिन प्लाज्मा अवस्था में खुद ब खुद कोई जनरेटर लगाने का काम नहीं है। प्लाज्मा अवस्था में अपने आप दोस्तों उसमें प्रकाश पैदा होता है। अब ध्यान दीजिए कि प्रतिदीप्ति ट्यूब में तो भी आप बिजली दीजिएगा, यानी कि विद्युत दीजिएगा। तो विद्युत हम इसलिए देते हैं कि ताकि गर्म होकर वो किस अवस्था में आए। हम विद्युत इसलिए नहीं देते हैं कि वो विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदले। विद्युत हम ट्यूबलाइट में इसलिए देते हैं कि अंदर जो पारा है वो गर्म होकर गैस बने, और गैस से फिर प्लाज्मा में आए और चमकने लगे, जिससे हमें क्या प्राप्त हो? प्रकाश प्राप्त हो। न रेडियम की अलग उपस्थिति है।
रेडियम का अलग परिघटना है। रेडियम रेडियो एक्टिव होते हैं, वो अल्फा बीटा कण को छोड़ते हैं जिसके प्रभाव से वो चमकते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व। तत्व। और एक ही प्रकार के कण में यहां अणु देता तो आंसर क्या होता है? अब परमाणु दिया है तो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। निम्नलिखित में कौन एक शुद्ध पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं। तत्व और यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ। तो टीन तो तत्व है। टीन क्या है? शुद्ध पर टीन तत्व है। समुद्री जल मिश्रण है, मृदा मिश्रण है, वायु मिश्रण है, और जो मिश्रण है वो अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट, धातु और अधातु किसके प्रकार है? तत्व के प्रकार है। धातु और अधातु तत्व के प्रकार है। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? जल। दूध मिश्रण है, स्याही मिश्रण है, वायु मिश्रण है, जबकि जल एक यौगिक है क्योंकि इसका रासायनिक सूत्र होता है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, बिल्कुल सही है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। खरिया कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यौगिक है। रासायनिक सूत्र है तो यौगिक है। रासायनिक सूत्र है तो तत्व किस अवस्था में पाया जाता? तीनों अवस्था में। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन तत्व है, गैस है, लोहा तत्व है, ठोस है, और पारा तत्व है, द्रव है, ब्रोमीन भी तत्व है, द्रव है। निम्नलिखित में कौन एक तत्व है? हीरा, माणिक्य, पन्ना, नीलम, ये रत्न है। रत्न, जो रत्न होते हैं वो एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो लेकिन हीरा जो है तत्व है क्योंकि यह एक ही प्रकार के परमाणु, और हीरा कार्बन के परमाणु से बने होते हैं। किसके परमाणु से? निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? जल। ओजोन तत्व है, पारा तत्व है, वायु मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन ना तो बल्ब है और ना ही यौगिक है? ये तत्व होगा, बल्ब कहां से हो गया जी? यहां तत्व होगा, हम भी कहे कि बल्ब कहां से आ गया। निम्नलिखित में कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक? तो वायु। वायु मिश्रण है। वायु क्या है? पारा तत्व है। नमक यौगिक है, नमक सोडियम क्लोराइड यौगिक है। जल यौगिक है, लेकिन वायु मिश्रण है, और वायु समांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? यौगिकों में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। गलत। यौगिकों में पदार्थ का मात्रा का संयोजन निश्चित होता है। जैसे H2O में फिक्स है 2 हाइड्रोजन 1, तो कोई भी यौगिक हो उसमें पदार्थ की मात्रा का संयोजन जो होगा वो निश्चित होता है। सही नहीं है पूछ रहा है, यही सही नहीं, ये तो गलत है। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं। सही है। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होते हैं। सही है। तो गलत कौन है? ए। नेक्स्ट, कोयला क्या है? तत्व है। कोयला केवल कार्बन से बने होते तत्व है कोयला। कोयला में अन्य अशुद्धियां पाई जाती है, लेकिन फिर भी कोयला को क्या माना जाता है? तत्व माना जाता है। पित्तल और मिश्र धातु जितने होते हैं क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। और सभी मिश्र धातु समांग मिश्रण होते हैं। सभी मिश्र धातु समांग मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक। अब देखिए, यौगिक का है रासायनिक यौगिक का बात बराबर है।
ये नहीं इसमें लगा दिया है रासायनिक यौगिक, तो एकदम अलग प्रकार का यौगिक है, कोई बात नहीं है। यौगिक बोले कि रासायनिक यौगिक बोले, बात बराबर है। तो यौगिक कौन है? अमोनिया, क्योंकि इसका निश्चित केमिकल फार्मूला होता है। ऑक्सीजन तत्व है, वायु मिश्रण है, पारा तत्व है। पारा क्या है? नेक्स्ट, जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न भिन्न, क्लियर है? जल एक यौगिक इसलिए न है कि इसमें केमिकल बॉन्ड है, और केमिकल बॉन्ड किसके बीच है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। मिश्रण जिन अवयवों से मिलकर बने होते हैं उनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड, जैसे शरबत आपका बना चीनी से और पानी से, तो चीनी और पानी मिलकर जो शरबत बनाया, तो इनके बीच कोई परमाणु बंधन बनता है? नहीं बनता है। जबकि यौगिक के निर्माण में रासायनिक बंधन बनते हैं। रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्ड, जिसको आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यह केवल और केवल किस में पाया जाता है? यौगिक में पाया जाता है। नेक्स्ट, बारूद क्या है? मिश्रण है। बारूद किसका मिश्रण है ये भी बताए हैं। 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि मिश्रण के अवयव को ही हम भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। बिल्कुल, यौगिक के अवयव को हम भौतिक विधियों द्वारा अलग, दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक विषमांगी मिश्रण है? दूध। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो यौगिक है, मिश्रण तो है ही नहीं। सिरका भी एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है, तो जल में एसिटिक एसिड मिला देते हैं तो क्या बनता है? तो ये एक समांग मिश्रण है। सोडा वाटर समांग मिश्रण है, लेकिन दूध क्या है? विषमांग मिश्रण है। लेकिन प्रतीत आपको समांग ही होते, दूध आपको समांग प्रतीत होंगे, लेकिन वास्तविकता है कि वो क्या होते हैं? विषमांग होते हैं। और दूध जो है एक प्रकार का कोलाइड है। क्या? जितने भी कोलाइड होते हैं ना वो विषमांग मिश्रण होते हैं, लेकिन दिखने में वो समांग ही प्रतीत होते हैं। जैसे पनीर मिश्रण है और वो आपको समांग जैसा लग रहा है कि समांग मिश्रण है, लेकिन वास्तविकता है कि पनीर भी कोलाइड है और पनीर भी एक विषमांग मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक है फेरस। लोहा तत्व है, पित्तल मिश्र धातु है तो मिश्रण होगा, आयोडीन तत्व है। लेकिन फेरस सल्फाइड क्या है? यौगिक है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ नहीं है तो मतलब अशुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? मिश्रण होते हैं। अशुद्ध पदार्थ कौन होते हैं? मिश्रण होते हैं। मिश्रण कौन है इसमें? दूध। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो शुद्ध पदार्थ तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं। तो देख लेते कौन तत्व यौगिक है। ग्लूकोज। ग्लूकोज, इसका रासायनिक फार्मूला होता है C6H12। तो रासायनिक सूत्र है, तो यह यौगिक होगा। और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। नदी का जल मिश्रण है, मिट्टी मिश्रण है, स्याही मिश्रण है। निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? पित्तल। पित्तल मिश्र धातु है ना। और सभी मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्रण होते हैं। सभी मिश्र धातु मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु कैसे मिश्रण होते हैं? समांग मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर यौगिक है। यौगिक ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सुमेलित कीजिए पदार्थ तत्व। हीरा कार्बन का अपर रूप है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम। रेत बालू, बालू यौगिक है। ध्यान दीजिए बालू क्या है? और उसका रासायनिक सूत्र सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिकॉन होगा।
मानिक एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड है 3, 4 1 2 3, 4 1 4 1 2 3, सही तो है। चलिए, गलत हो गया कि? अच्छा, वह पदार्थ जो वायु में जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वो क्या कहलाता है? वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये कौन पदार्थ है जी? यौगिक होगा। वायु में जलकर जल और, ये तो ईंधन, देखिए जो पदार्थ वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब देखिए मिश्रण भी हो सकता है, कोई नहीं मिश्रण तो यौगिक होगा। हाँ, यौगिक होगा, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, रासायनिक जलना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये कौन सा पदार्थ ऐसा हो सकता है, अभी याद नहीं, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जलाइएगा ना तो ये कैल्शियम ऑक्साइड देगा और कार्बन डाई ऑक्साइड देगा। तो इस तरह का कोई पदार्थ होगा जो जलेगा तो H2O देगा और कार्बन डाई ऑक्साइड देगा, तो निश्चित तौर पर वह क्या होगा? यौगिक ही होगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ? तो शुद्ध पदार्थ तो यौगिक होते हैं। ये देखिए ना, कोई भी जल रहे वह यौगिक न होगा। आश्वित जल मतलब डिस्टिल वाटर जिसमें कुछ भी ना हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे। हम जो जल पीते हैं ना वो है मिनरल वाटर। एक जल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावे कोई भी और कुछ मौजूद नहीं हो तो उसे डिस्टिल वाटर कहते हैं। डिस्टिल वाटर पीने के योग्य नहीं होते हैं। आश्वित जल पीने के योग्य, ये 100% शुद्ध जल होते हैं। 100% शुद्ध जल कौन होते हैं? आश्वित जल। जो हम जल पीते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, वो एक मिश्रण है, क्योंकि उसमें आवश्यक लवण क्या होते हैं? घुले होते हैं। बैटरी में होता है इसका यूज, बैटरी में। आश्वित जल का यूज किस में होता है? बैटरी में। 71 बैटरी में पानी देते हैं ना, वही डिस्टिल वाटर होता है वो। निम्नलिखित में क्या है? पानी पी लेने से क्या होता है? पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? इनके अवयव को भौतिक विद्युत द्वारा अलग कर सकते हैं, यही कथन यौगिक के बारे में क्या है? यौगिक के अवयव को रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। यौगिक के विधियों को रासायनिक विधियों के द्वारा ही अलग कर सकते हैं। भौतिक विधि द्वारा यौगिक के अवयव को अलग नहीं कर सकते हैं। या अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित कर, या अपने गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। गलत। और सही नहीं है। एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? तो इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते, ये गलत है। या अपने अवयवों के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, ये भी गलत है। इनके अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, ये क्या है? इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, ये भी क्या है? तो इस उत्तर का निष्कर्ष ये है कि ये दोनों कथन क्या है और ये दोनों कथन क्या है? सही है। ये दोनों कथन गलत है और ये दोनों कथन, तो प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है। प्रश्न में क्या है? मिस्टेक है। लेकिन क्या मिस्टेक है वो आपको पता चला ना। यौगिकों के संबंध में ये दोनों कथन क्या है? ये दोनों कथन क्या है? सही है। क्लियर?
आगे बढ़े। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए तो क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? सोडियम, क्योंकि सोडियम एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। बालू यौगिक है, बालू जिसका रासायनिक सूत्र सिलिकॉन डाई ऑक्साइड होता है। सीमेंट मिश्रण है, कौच मिश्रण है, सीमेंट मिश्रण है, कौच भी। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनसे सभी पदार्थ बने हैं? सभी। मूल पदार्थ कौन है? तत्व है। निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? देखिए तो हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी तत्व, ऑक्सीजन भी तत्व, ये दोनों दो तत्वों का मिश्रण है। क्लियर? निम्नलिखित में कौन समांग मिश्रण नहीं है? धुआं, हवा समांग मिश्रण है, पीतल समांग मिश्रण है, नमक जल का विलयन समांग मिश्रण है। लेकिन धुआं के सभी नमूने में हर चीज एक समान नहीं रहता है। धुआं एक प्रकार का कोलाइड है और धुआं कोलाइड होने के कारण यह विषमांग मिश्रण होगा। कोलाइड के बारे में हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे, ध्यान रखें ना। हाँ, ऐसा मत सोचिए कि कोलाइड के बारे में बक रहे हैं लेकिन पढ़ाई तो है नहीं, तो अगला चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, शायद 8वां की 10वां चैप्टर में है वो। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर द्रव गैस का मिश्रण है। बी डी दोनों होगा, बी डी दोनों। ये भी थोड़ा मिस्टेक है प्रश्न में। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये कौन का है? ऋषि कनाद ने कहा, ऋषि कनाद ने। ठोस तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होता है? द्रव्यमान तो परिवर्तन नहीं हो सकता। द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है कि द्रव्यमान का परिवर्तन संभव, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। द्रव तथा द्रव से गैस, ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, द्रव का घनत्व ठोस से, गैस का घनत्व सबसे, यानी कि अवस्था परिवर्तन से क्या परिवर्तन होगा? घनत्व में होगा। द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। संयोजन यानी कि कंपोजिशन, जैसे कि H2O है तो ये नहीं है कि बर्फ बनेगा तो H3O हो जाएगा, नहीं, बर्फ बनेगा तो भी यह क्या रहेगा? तो यही है संयोजन, मतलब जिससे वो मिलकर बने। भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे बर्फ के एक भौतिक गुण जल के भौतिक गुण से अलग होंगे। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। क्या? ठीक तो है। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? सीमेंट में भी ऑक्सीजन के अवयव रहते हैं। सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, तो इसमें सीमेंट का एक आवश्यक अवयव है कैल्शियम, तो इसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? कांच का, तो कांच का एक आवश्यक अवयव है, कांच का एक आवश्यक अवयव है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम, तो इसमें भी ऑक्सीजन। रेत का, या रेत यानी कि बालू यानी सिलिकॉन डाई ऑक्साइड। क्लियर? निम्नलिखित में कौन अधातु है? ऑक्सीजन जो गैस है वो अधातु है, लेकिन ऐसे तत्व जो गैस है वो अधातु है। बहुत यौगिक गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है लेकिन वो अधातु नहीं, वो यौगिक है। तो ऐसे तत्व जो गैसीय अवस्था में है निश्चित ही वो अधातु है, वो नॉन मेटल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्व हमेशा ठोस होते हैं, गलत। तत्व द्रव भी हो सकते हैं और यौगिक ठोस द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, गलत। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, गैस होते हैं, यानी तत्व ठोस यौगिक द्रव तीनों होता है। यौगिक ठोस यौगिक जो है तत्व यौगिक भी ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते, बिल्कुल सही है। तो सही कथन कौन है? केवल
कथन सही है, केवल 3, केवल 3 ही सही है। मिश्रण ठोस हो सकता है, मिश्रण क्या हो सकता है? ठोस, जैसे पीतल ठोस मिश्रण है। मिश्रण द्रव हो सकता है, जैसे शरबत द्रव मिश्रण है, या गैस जैसे वायु गैस है, मिश्रण है। तो तत्व ठोस द्रव यौगिक तीनों हो सकता है, सॉरी, तत्व ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, यौगिक भी ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं, और मिश्रण भी ठोस द्रव गैस तीनों हो सकते हैं। सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड क्या है? ऊर्ध्वपातीज पदार्थ है। जब दो मिश्रण में एक ऊर्ध्वपातीज पदार्थ हो, एक सब्लिमेट सबस्टेंस हो, उसे ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि, दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है पृथक्कारी ट्यूब, पृथक्कारी कीप। हाँ, अंग्रेजी में पृथक्कारी का सेपरेशन हो जाएगा। तो दो अमिश्रणशील द्रव जैसे तेल, पानी, ये जो हो, ये जो है, ये कैसा मिश्रण है? अमिश्रणशील द्रव है, क्योंकि आपस में घुले मिले। इसको हम अलग कर सकते हैं किसके द्वारा? पृथक्कारी कीप के द्वारा, सेपरेशन ट्यूब द्वारा। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त है? आसवन, डिस्टिलेशन। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयव को किस तकनीक के द्वारा? क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते? ये रेडियो समस्थानिक को पृथक नहीं किया जा सकता है। रक्त से जहर या औषध अलग किया जाता, प्राकृतिक रंग से वर्णक, वर्णक को अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, तो इसे प्राकृतिक रंग में कई पिगमेंट होते हैं। एक रंजक से रंग यानी कि पिगमेंट से रंग को निकाल सकते हैं क्रोमेटोग्राफी तकनीक के द्वारा, लेकिन रेडियो समस्थानिक को आप क्रोमेटोग्राफी तकनीक से अलग नहीं कर सकते। क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत है सोलेबिलिटी, कि कौन कितना सोलेबुल है विलयन में। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने के लिए किस द्रव का उपयोग करेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड में, क्योंकि कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर घुल जाएगा लोहा, तो लोहा को छान कर क्या करेंगे? अलग कर लेंगे। बारूद से सल्फर अलग किए थे, उसमें भी हम कार्बन डाइसल्फाइड लाए थे ना। यानी कि अगर किसी मिश्रण में एक सल्फर है तो उसको हम कार्बन डाइसल्फाइड में घुलाकर अलग कर सकते हैं, बरसते सल्फर के साथ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में विलय नहीं होनी चाहिए। किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? किसी द्रव में अविलय अति सूक्ष्म कणों को अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट, वायु के अवयवों गैसों के किस विधि से पृथक किया जाता है? परभाजी आसवन। पेट्रोलियम के भिन्न भिन्न अवयव को और वायु के भिन्न भिन्न अवयव, जैसे वायु में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वायु के भिन्न भिन्न अवयव को भी हम किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं? ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वो, ये तो रिपीट है जी, रिपीट है। पृथ्वी के भूपटल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम के बाद एकदम क्रम में है। लौह चूर्ण सल्फर दोनों के पृथक, ये भी रिपीट रिपीट हो गया। चलिए पहला चैप्टर समाप्त ना। 94 ने 92 क्वेश्चन है, 2 को तो रिपीट है ना। क्लियर हो गया ना? दर पर आइए नहीं, दर पर आइए नहीं, ठीक है। तो अगला चैप्टर क्या है? ध्यान दीजिएगा, नया नोट में परमाणु को अलग कर दिया गया है, परमाणु संरचना को
अलग कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आपका तीसरा चैप्टर जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, और इस चैप्टर में सिर्फ हम एटॉम को पढ़ने वाले हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर तीसरा चैप्टर है। रविवार को आपको तीसरा और चौथा चैप्टर का नोट मिलने लगेगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो दूसरा चलेगा, तीसरा और चौथा चैप्टर का भी नोट बन के तैयार है। रविवार से वो मार्केट में, ओपन मार्केट में आपको मिलने लगेगा। क्या? और हाँ, ऑफिस में तो मिलबे करेगा, मतलब ओपन मार्केट में भी कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, ये बात हम बता रहे हैं। तीसरा और चौथा चैप्टर। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास से तीसरा चैप्टर, ठीक है ना, दूसरा चैप्टर। आंसर लिख लिया ना सब? रात को बढ़िया से आंसर बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है। एक चैप्टर का ऊपर में नाम लिख दीजिएगा, एक दो करके, ठीक है। अच्छा राइटिंग में हमको भेज दीजिएगा, एकदम भेज दीजिएगा, काम है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं। दरोगा बैच में ऑनलाइन किए थे? हुआ है ऑनलाइन लड़का सब, दरोगा बैच वाला, ठीक है। तो वो ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, ऑलराउंडर काजल कुमारी, निधि, राजेश कुमार सिंह, अंजू कुमारी, अमृता विपुल। केमिस्ट्री में कितना क्वेश्चन पीटी में रहता है? 5 से 7 रहता है। अमरजीत सिंह, हाँ, दरोगा बैच के क्लास में डाल देंगे। प्रियंका कुमारी, राजेश कुमार सिंह, 85 नंबर फिर से देख लेते हैं। 85 नंबर फिर से क्या दिक्कत है? 85 में ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए आसवन विधि प्रयुक्त होता है। जैसे कि पानी में दोस्तों नमक मिला है, तो ये एक ठोस अशुद्धि है। ये क्या है? ठोस अशुद्धि है, और इसे हम आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। ये वैसलीन किसका गिर गया?